हाँ भाई। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी के पहले दो वीडियोस में किरचॉफ्स करंट लॉ हो गया, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हो गया, एग्जांपल्स हो गए उसके ऊपर। अब सेकंड वीडियो में व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। अब थर्ड है, थर्ड में हम करेंगे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखो फाइनली हम थ्योरी पूरी करने के लिए तो पढ़ाई नहीं करते, हम तो एक ही बात कहते हैं कि पढ़ने के बाद क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं ये मैटर करता है। क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं तो हाँ जी हाँ बढ़िया चैप्टर हो गया, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा तो 10 बार थ्योरी पूरी करते रहो। मैं तो बहुत सारे बच्चों को जानता कि जो एक बार चैप्टर पढ़ाने के बाद में 3 दिन बाद आकर के ये कहते थे सर थ्योरी दोबारा पढ़ा दो। लाइफ टाइम की बात है ये तो मेरे साथ। तो मैं पूछता था थ्योरी में क्या पढ़ा दो दोबारा, प्रॉब्लम सोल्व करो और बैठ के मेरे साथ, और प्रॉब्लम से ही अब थ्योरी क्लियर होगी। तो पहली कॉन्सेप्ट तो यही है कि थ्योरी से प्रॉब्लम क्लियर नहीं होती है, प्रॉब्लम से एक्चुअली थ्योरी क्लियर होती है। तो जब तक हम प्रॉब्लम नहीं देखेंगे, प्रॉब्लम को सोल्व करने से पहले छोटा सा एक टॉपिक और है जो कि हम लेके चलेंगे, वो है सिमेट्रिसिटी। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में सिमेट्रिसिटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हमारा मेन फोकस होना चाहिए सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करना। सर्किट कॉम्प्लेक्स सर्किट ही बना के देगा, साफ साफ बात, कॉम्प्लेक्स सर्किट ही होगा। अब उस कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम रिड्यूस करेंगे तो उसमें हम सिमेट्रिसिटी की प्रॉपर्टी लगाएंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज भी लगा सकते हैं, 1 बाय 1 आएगा। तो अब सिमेट्रिसिटी की प्रॉपर्टी को देखने के लिए क्या करेंगे, हम पहले ये देखेंगे। सिमेट्रिसिटी मेन थीम जो सिमेट्रिसिटी की रहेगी, हमारा मेन टारगेट होना चाहिए, हमारा मेन टारगेट होना चाहिए कि वो पॉइंट पता करना जो कि सेम पोटेंशियल पर है। तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये दो पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है तो इनके बीच में तो करंट फ्लो नहीं हो सकता। मेन थियरी यही है। मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेके चलता हूँ, इससे सिंपल एग्जांपल शायद समझने के लिए सबसे बेस्ट। ये ए है और ये बी है, सबका रेजिस्टेंस आर मान लो, और मुझसे कहा गया फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए। अब क्या बताए, ना तो ये इसके साथ सीरीज में है क्योंकि बीच में जंक्शन आ गया, ना ये इसके साथ सीरीज में है क्योंकि बीच में जंक्शन आ गया, तो नहीं बता सकते कुछ भी ऐसे तो। लेकिन सिमेट्रिसिटी हमें कहती है कि हाँ हम इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे? अब आप यहां पर उन दो पॉइंट को मार्क कर लीजिए जो दो पॉइंट आपके सामने किए हुए हैं, जिनके बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। अब इस सर्किट को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कीजिए, ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कीजिए, सो दैट द लेफ्ट पार्ट शुड बी द इमेज ऑफ द राइट पार्ट, लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट की कंप्लीट इमेज बने, ऐसे मिरर इमेज बने। तो आपने कहा सर सर्किट को यदि हम यहां से कट कर दें तो हमें साफ साफ पता चल रहा है कि लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट की पूरी इमेज बन रही है और टर्मिनेटिंग पॉइंट्स हमारे ए बी के ऊपर सुपर इम्पोज हो रहा है। ये बात ध्यान रखना है कि जिन दो पॉइंट के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है वो दोनों पॉइंट एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होने चाहिए। यदि ये है, क्या यहां है, क्या यहां है कि यदि मैं सर्किट को यहां से ब्रेक करूं तो क्या लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट की पूरी इमेज बन रहा है? यदि ये बन रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रेजिस्टेंस जिस रेजिस्टेंस के ऊपर आया है इसको लो और उठा के इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर दो सुपर इम्पोज। डेफिनेटली ये रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस के ऊपर आया, ये रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस के ऊपर आया, और यदि ये रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस के ऊपर आया तो सिमेट्रिसिटी कहती है कि जो रेजिस्टेंस यदि मिरर इमेज वाला ट्रिक काम कर रही है तो जो रेजिस्टेंस जिस रेजिस्टेंस के ऊपर आया उसमें इक्वल करंट है, और इक्वल करंट कब हो सकता है? सीरीज में ही हो सकता है। और साफ साफ पता चला कि यदि ये इसके ऊपर आया और सिमेट्रिसिटी अप्लाई हो रही थी तो ये दोनों सीरीज में है, और सीरीज में कब तक नहीं हो सकते? जब तक कि बीच में जंक्शन ना हो। तो इसका मतलब ये है कि यदि ये करंट इक्वल है तो बीच में जंक्शन था ही नहीं, इस जंक्शन को तुम ओपन कर सकते हो। ये इसके ऊपर आया तो इसका मतलब यहां से भी जंक्शन को ओपन कर सकते हो।
ये रेजिस्टेंस आपका यूजलेस हो गया, इसको खत्म करो। और यहाँ पर आपका आर आर सीरीज, आर आर सीरीज, आर आर सीरीज, आर आर सीरीज कितना 2R और ये R। अब 2R तीनों क्या हो गए पैरेलल में। 1/R इक्वलेंट इक्वल टू 1/2R प्लस 1/2R प्लस R प्लस 1/R 2R एलसीएम 1 + 1 + 2 कितना आया 4/2R। 1/R इक्वलेंट इक्वल टू कितना आ गया 2/R। R इक्वलेंट इक्वल टू कितना आ गया R/2। एक सिंपल सा एग्जांपल ये हो गया। शुरू में देखने से लगता है कि कैसे होगा, बाद में पता चलता है कि ये तो हो गया जी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ठीक है ना बात। अच्छा और एग्जांपल लेके चलते हैं। सब आ रहे हैं। सब आ रहे हैं और ए और बी पॉइंट के बीच में मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। फिर से वही काम करेंगे। बिल्कुल यहां से यदि इसको कट कर दे तो साफ साफ पता चला लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट की इमेज आ रही है, ए बी के ऊपर सुपर इम्पोज हो रहा है। यदि ए बी के ऊपर सुपर इम्पोज हो रहा है और लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट की इमेज बन रही है तो जो रेजिस्टेंस उठा के डालो, जो रेजिस्टेंस जिसके ऊपर आ रहा है उसमें इक्वल करंट। ये रेजिस्टेंस इसके ऊपर आ रहा है तो इसमें इक्वल करंट, तो ये दोनों क्या हो गए सीरीज में हो गए। और यदि ये दोनों सीरीज में है तो फिर जंक्शन क्या कर रहा है, जंक्शन को ओपन करो। ये इसके ऊपर आ रहा है तो जंक्शन क्या कर रहा है, जंक्शन को ओपन करो। क्लियर ना। जंक्शन ओपन करते ही सारा मामला बन गया। कैसे बन गया, साफ साफ पता चल रहा है। ये आर आर सीरीज 2R, ये 2R और ये R, इस जंक्शन और इस जंक्शन के बीच में ये 2R और R पैरेलल। 2R और R का पैरेलल क्या होगा 2R और R का पैरेलल 2R/3। 2R/3 कैसे आया 1/R इक्वलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 और R इक्वलेंट इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो ये आएगा R1 R2/R1 प्लस R2। एक 2R और एक R, तो 2R इंटू R/2R प्लस R, तो 2R/3R और एक से एक R गया तो क्या आया 2R/3। तो ये पूरा कितना आया 2R/3। ये R, ये 2R/3 और ये R सीरीज आ गए। तो फिर से R इक्वलेंट कितना हुआ R प्लस 2R/3 प्लस R 3 प्लस 2 5 5 प्लस 3 8 R/3। ये 8R/3, ये भी 8R/3 साफ साफ दिख रहा है 8R/3 और ये R 2R। तो यहां पर अब तीन रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, एक 8R/3, एक 2R और एक फिर से 8R/3। ठीक है ना। और ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। तो 1/R इक्वलेंट इक्वल टू क्या आया 1/R1 कितना है 8R/3, 8R/3 3 ऊपर आया प्लस फिर से एक पैरेलल है तो 8R/3 प्लस ये क्या है 2R। एलसीएम कितना आया 8R तो कितना आया 3 प्लस 3 6 प्लस 4 10 सिंपल 10। ठीक है ना। तो 10 तो R इक्वलेंट कितना आया हमारा R इक्वलेंट इक्वल टू
8r/10 मतलब 4r/5। तो फाइनल आंसर कितना आया? R इक्वल टू 4r/5। सिंपल आंसर। गॉट इट? ये सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं आप। और भी उठा के चलते हैं, ठीक है ना। फिर एक ऐसा लेंगे एग्जाम्पल जिसमें कि हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज भी और हमारी कोई भी कॉन्सेप्ट काम नहीं करेंगे, कोई भी कॉन्सेप्ट काम नहीं करेंगे। तो उस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करें? जरूरी तो नहीं है कि, हाँ अब बात आती है नीट और जेडब्ल्यू के बीच के स्टूडेंट्स के डिफरेंस की। मेरा ऐसा मानना है कि जेडब्ल्यू वाले स्टूडेंट्स को वो सिमेट्रिसिटी से सोल्व करने के लिए रेयर केस में देगा, मेंस में देते हैं, एडवांस में तो देने से रहा। और नीट वाले बच्चों को सिमेट्रिसिटी या कोई भी शॉर्ट ट्रिक लगेगा उसी का क्वेश्चन देगा। प्योर ऐसा कि जिसमें ना कोई ट्रिक लग रही है, ना शॉर्टकट लग रहा है, ना सिमेट्रिसिटी लग रहा है, ना व्हीटस्टोन ब्रिज लग रहा है, ऐसा क्वेश्चन नीट वाले बच्चों को नहीं देगा। मेरा ऐसा मानना। अब तक तो पूछे नहीं उसने, हालांकि मैं फिर कहता हूँ पूछने वाले पूछ सकते हैं और पूछने वाला कहीं तक भी जा सकता है, पूछने पर हो सकता है। बात समझ नहीं आई? अच्छा, अब और क्वेश्चन उठा के चलता है, और क्वेश्चन उठा के चले तो ये लेके चलो, ये लेके चलो, ये लेके चलो। आपको बताना है ए और बी पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ए और बी पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसको सोल्व करने से पहले मैं एक छोटी सी चीज आपको बताना चाहता हूँ, वो देख लो। ये तुमसे इस सर्किट को सोल्व करने के लिए कहा गया, ये सर्किट सोल्व करना। तो जैसा कि तुम्हें पहले बताया गया कि बेवकूफ तो आपको बनाने की कोशिश करे, वो यहां भी बनाने की कोशिश कर रहा है। यहां आप कहोगे ना तो मुझे सीधी दिख रहा ना पैरेलल दिख रहा, लेकिन यदि किन्हीं दो पॉइंट के बीच में प्लेन वायर कनेक्टेड है तो वो उनके बीच में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ है, उनके बीच में कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ। यदि ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में कुछ है क्या रेजिस्टेंस या कुछ ऐसी, जो कि ऐसी डिवाइस जो कि वोल्टेज को कंज्यूम कर रही है, इन तीनों पॉइंट को एक ही मान लो, मान सकते हैं, मान सकते हैं। तो आप ये और यहां पर ये बैटरी थी, इस बैटरी को ऊपर उठा के जब यहां से यहां कनेक्ट करा तो ये बैटरी ऊपर ही आ गया, ठीक है ना। और ये रेजिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, आर आर हो गया। आर आर R/2 पैरेलल है तो R/2 और E तो I इक्वल टू E अपॉन R/2 आंसर आया। यहां पर भी यही ट्रिक लगा। तुम्हें A और B के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा गया है, तो मुझे ये बताओ ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये प्लेन वायर है क्या? ये भी प्लेन वायर है क्या? ये भी प्लेन वायर है क्या? ये भी प्लेन वायर है क्या? हाँ प्लेन वायर ही है जी। यदि ये प्लेन वायर है तो बी को, इसको इनको सभी को मैं एक ही पॉइंट मान लू ना। और यदि मैं एक पॉइंट मानता हूं तो ए पॉइंट को ध्यान से देखो जरा। आप इन तीनों को करने के लिए ए पॉइंट को पकड़ के बाहर की तरफ को खींचो और इन तीनों पॉइंट को एक साथ मिला दो ऐसे। क्या ए पॉइंट के बाद पहला रजिस्टर क्या है? आर है, दूसरा आर है, तीसरा आर है, चौथा भी आर है। और ये तुमने कहा है कि ये सारे पॉइंट जो है एक ही है, ये सारे पॉइंट एक ही दिखा, यही बी हो गया और यहां पर ये ए हो गया। अरे ये तो सारे पैरेलल में आ गए। आर इक्विवेलेंट हो गया हमारा R/4। आर इक्विवेलेंट हमारा क्या हो गया इस बार? R/4 हो गया। सिंपल सा आंसर हो गया, R/4 हो गया। कितना सिंपल सी बात थी।
एक जरा एक पर तुम माइंड लगाओ, देखता हूं। ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, बताओ। और एल सॉल्व करना है। और थोड़ा टिपिकल बनाता हूं। चलो मैंने तो कर दिया सॉल्व। क्या करोगे ये बताओ बस। जो हमारा ए के साथ वाला आर है जस्ट पास में, और बी के साथ वाला आर भाई ए है के साथ वाले को उसको उठा के ऐसे रख दिया, हाँ उसके साथ में ये तो ए हो गया। अब यहाँ आया जंक्शन, यहाँ पे जंक्शन आ गया जिसमें वो मिडिल पॉइंट है जो हमारा बिल्कुल सेंटर, और बी वाले 3 ब्रांच जा रही है, हाँ बी 3 वाले ब्रांच निकाल दो। बी वाले को पकड़ लिया। और यहाँ पर अब ये कॉन्सेप्ट है कि ये पॉइंट और ये पूरा वायर एक ही वायर से कनेक्टेड है, बीच में कुछ है रेजिस्टेंस है ड्रॉप पॉइंट, तो ये तीनों पॉइंट क्या है, एक ही है और यही भी है। तो ये आर 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 बाई 3 और ये आर सीरीज, तो आर प्लस आर बाई 3, तो कितना 4 आर बाई 4 आर बाई 3। उससे और आगे की बात सुनो, तुमने ध्यान दिया नहीं दिया, मैंने तो दिया था। तुमने अभी आंसर दिया यहाँ पर कि सर आर बाई 4 हो गया। घर के अप्लायंसेस पैरेलल में क्यों कनेक्टेड है, आर 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 आर, हर एक का आर आर है, लेकिन इक्विवेलेंट कितना आया, आर बाई 4 कम हो गया। मुझे रेजिस्टेंस कम ही करना है, मेरा मेन फोकस हो, क्योंकि रेजिस्टेंस मेरा हीट का लॉस करा रहा है, एनर्जी का लॉस कराता है। तो पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो यदि 4 रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड होता तो कितना होता, 4 आर, तो हीट का लॉस ज्यादा होता, ठीक है ना। हीट का लॉस ज्यादा होता, मैं हीट ले लूंगा, अभी 2 मिनट लगेगा, अभी इसी लेक्चर में ले लेता हूँ हीट को भी, ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। और यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो आपका काम बन गया ना। और इसीलिए घर के सारे अप्लायंसेस सीरीज में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पर ये बात आ गई। इसके पीछे एक असाइनमेंट दे दूंगा तुम्हें, तो इसके पीछे जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे एक साथ बैठ के कर दोगे तो तुम्हारा काम और इजी हो जाएगा। बात समझ आई नहीं आई? ओके, अच्छा मैं हीट को भी इसी में ले लेता हूँ, ज्यादा बेस्ट, क्योंकि जब उसका नाम आ गया तो ज्यादा अच्छे तरीके से देंगे। अब तुम एक बात कनेक्ट कर रहे हो नहीं कर रहे हो तो आप जरूर ये बात कहोगे, सर मैकेनिक्स पढ़ रहे थे तो पहले फोर्स पढ़ा, फिर फोर्स के बाद हम डायरेक्टली आगे वर्क पावर एनर्जी पर, ठीक है ना, वर्क पावर एनर्जी, और फिर हमने फोर्स से वर्क डन निकाला, dW इक्वल टू एफ डॉट ds निकाला, फिर हमने वर्क पावर एनर्जी थ्योरम पढ़ा, मैंने कहा। फिर अब यदि आप इधर आते हो करंट इलेक्ट्रिसिटी में, सर सबसे पहले हमने वोल्टेज लॉ पढ़ा, किरचॉफ वोल्टेज लॉ केवीएल पढ़ा सर्किट में, और उसका लॉ हमने दिया कि इन क्लोज लूप टोटल एनर्जी ड्रॉप और टोटल, और दूसरी वर्ड में सिंपल सी लैंग्वेज कह सकता हूं तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप शुड बी 0। हमने वर्क पावर एनर्जी थ्योरम ही लगाई, एक टाइप से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल ही लगाया एक टाइप से। फिर उसके बाद हमने V इक्वल टू आई आर का नाम लिया। फिर उसके बाद अब हम थर्ड स्टेज आते हैं तो हम पावर की बात करते हैं। सर पावर की बात तो हमने वहां भी की थी, वहां पावर क्या था, वहां पावर था P इक्वल टू dW बाई dt, यही था पावर। तो वहां पर P इक्वल टू dW बाई dt, यही था ना पावर। तो भाई कोई और कुछ और था क्या, नहीं था। अब यदि dW, अब आप यहीं पर आ जाओ और दोनों चीजों को कनेक्ट करके आंसर दो। मैं बैक टू बैक क्वेश्चन पूछूंगा और भाई थोड़ा सा आप लोग ही डेरिवेशन कर देना जरा इसका। मैंने अभी थोड़ी देर पहले पोटेंशियल के बारे में बताया था, पोटेंशियल था क्या, वर्क डन ही था, नहीं था? अरे बोलो हाँ या ना? यस सर, यही था, बिल्कुल था। पोटेंशियल वर्क था। पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था तुमने, du इक्वल टू du इक्वल टू क्या था, u इक्वल टू क्या था, और सिंपल से लैंग्वेज में बात करो, पोटेंशियल
एनर्जी और पोटेंशियल के बीच में वहां पर क्या रिलेशन था, या और सिंपल से चले जाओ, चलो मैं और ज्यादा सिंपल कर देता हूं, U इक्वल टू डेल्टा U इक्वल टू क्या था, डेल्टा U इक्वल टू Q डेल्टा V था और QV था या नहीं था, W इक्वल टू QV या W इक्वल टू DU इक्वल टू Q डेल्टा V, यही रिलेशन आपने वहां पर डेवलप किए थे, ठीक है ना, इन्हीं रिलेशंस को यहां पर लगा दीजिए। इन्हें टाइम dt कितना चार्ज ट्रांसफर हो गया होगा, dq चार्ज ट्रांसफर हो गया होगा, तो dw कितना वर्क डन हुआ, वर्क डन हुआ v dq, कितना चार्ज ट्रांसफर किया उसने, dq चार्ज ट्रांसफर किया v dq बाय dt, और v इक्वल टू क्या था आपका ir, v इक्वल टू क्या था आपका ir, यस और नो, और dq बाय dt क्या होता है I इंटू आई, यही आपकी पावर है। यही क्या है आपकी पावर है। पावर का एक रिलेशन ये आ गया, पावर का एक रिलेशन क्या आ गया, ये आ गया, यहीं से ही आपको क्या करना है, dw इक्वल टू पी dt, या dw को अब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में है तो वर्क डन ना बोल करके हीट फॉर्मेशन बोलते हैं, तो dh बोलते हैं, तो dh इक्वल टू पी dt, तो dh इक्वल टू पी dt, तो dh इक्वल टू क्या आ गया पी dt, और पी dt पी क्या है आई स्क्वायर आर dt, हीट जनरेटेड पूछे तो आंसर क्या होना चाहिए हमारा आई स्क्वायर आर dt, यस और नो, यस क्लियर है। अच्छा, अब इससे आगे चला जाए, यहां पर पावर की बात कर लिया, दूसरा रिलेशन डेवलप कर लो, आई इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर बाय आर, बी बाय आर, आई इक्वल टू क्या होता है बी बाय आर, तो पी इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, तो क्या है यार बी इक्वल टू बी स्क्वायर बाय आर, ये हमारा दूसरा रिलेशन है। तो हमारे पास दो रिलेशन आ गए, एक रिलेशन आया P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, तो एक आया P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, क्लियर है ना, ये दोनों रिलेशन सफिशिएंट है हर किसी चीज को बात करने के लिए, किसी भी चीज को बात करने के लिए, टोटल पूछे, इंडिविजुअल पावर कंजम्पशन पूछे, ने रेजिस्टेंस या क्या पूछे, ये उसको ऊपर छोड़ दो, सर्किट में कुछ भी सर्किट बना के दे, वो कुछ भी सर्किट बना के, ये है, मैं तुमसे पूछता हूं टोटल पावर कंजम्पशन कितना आया, जितना दिया है उतना ही आया होगा, जितना दिया है उतना ही आया होगा। तो 3 डिफरेंट क्वेश्चंस अराइज होते हैं यहाँ पर, 3 डिफरेंट क्वेश्चंस अराइज होते हैं, पावर हीट जनरेटेड, पावर कंजम्पशन और हीट डिलीवर्ड, पावर डिलीवर्ड का मतलब क्या हुआ, पावर डिलीवर्ड हमेशा होती है P इक्वल टू वी आर, तीनों रिलेशन एक ही है, ध्यान रखना, क्योंकि V इक्वल टू आई आर रखूंगा तो I इंटू आई, आई स्क्वायर आर, ये रिलेशन बन जाएगा, I इक्वल टू V बाई आर रखूंगा तो V इंटू वी, वी स्क्वायर बाई आर बन जाएगा, तीनों रिलेशन एक ही है। लेकिन यदि मैं आपसे यहां ये पूछूं कि सर्किट में करंट टोटल I है, यहां I1 गया, यहां I2 गया, यहां I1 प्लस I2, दैट मीन्स इधर से I आया I1 I2, तो यहां भी I ही आया होगा, ठीक है ना। मैं पहला क्वेश्चन पूछता हूं, R1 में टोटल पावर कंज्यूम कितनी हो रही है, आई स्क्वायर R1, A1 इक्वल टू I1 स्क्वायर R, यहां पर कितनी हो रही है I1 स्क्वायर R2, I2 स्क्वायर, यहां पर कितनी हो रही है I स्क्वायर R3, ठीक है ना, क्लियर है था। हीट डिलीवर्ड कितनी थी,
सिंपल आंसर इक्वल टू EI। टोटल जो सोर्स है जिसने वोल्टेज सप्लाई किया है और टोटल करंट, टोटल वोल्टेज सप्लाइड इनटू टोटल करंट बी इक्वल टू EI का, तो आंसर आ गया। ठीक है ना। अब एक चीज और बची इसमें, ग्रोथ ऑफ करंट एंड डीके ऑफ करंट इन अ रजिस्टर, करें या नहीं करें? चलो अगले वीडियो में करेंगे, वेट करो। यस।